हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विकास माली आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। और इस चैप्टर के अभी तक हम 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन के साथ में VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी उसकी स्टडी करी थी। और आपको यदि याद हो तो जब हम हाइब्रिडेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहे थे, जाते जाते हमने पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक को समझा था। आज की हमारी क्लास भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज की हमारी क्लास में भी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। आज का जितना भी कंटेंट है पूरा कंप्लीट करने के बाद में जब आप उस शॉर्ट ट्रिक से यदि आप उसे सॉल्व करते हैं तो विद इन 5 मिनट्स पूरा का पूरा कंटेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम हर लेक्चर में स्टार्ट करते समय पहले कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद डिटेल में देखते हैं। और फाइनली जहां तक मुझे लगता है आपको अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि जो भी हम स्टार्टिंग में कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो यही हमें करना है आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे और उसके बाद में कंटेंट को स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए और साथ में सीखते रहिए बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के हमारे लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करें उससे पहले यदि आपने चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है, पहला लेक्चर देख रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। क्यों? ताकि बेल आइकन प्रेस होगा, रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी बच्चों। नेक्स्ट वन, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स, शेड्यूल्स, जो भी कंटेंट है वो भी इस पर रेगुलरली मिलता रहेगा। उसी के साथ ही हम कंटेंट चाहते हैं पढ़ने के लिए, क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं, तो बच्चों आकाश बायजूस ऐप एक बार यूज़ ज़रूर करें। और यूज़ करने के साथ ही ध्यान रहे 14 डेज़ फ्री ट्रायल है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। और यदि आप रिपीटर बैच से हैं या रिपीटर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 50% स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं जहां पर 50% तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। एंड फाइनली एंथ एग्ज़ाम की हम बात करें, आज की प्रिपरेशन का लेवल और साथ ही जितना जितना एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है, इन दोनों के बीच की यदि आप इस गैप को ढूंढना चाहते हैं तो एंथ एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा। एंथ एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये समझ में आएगा एक्चुअल में आज की डेट में हमारा लेवल कितना है बच्चों। और यदि आप एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से तैयारी के साथ देते हैं तो नासा का एक ट्रिप भी आपको मिल सकता है। चलिए बच्चों, और लास्ट वन, रिजल्ट का हम हर बार डिस्कशन करते हैं, जैसा कि आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, जब 2020 में जब पहली बार फुल आउट ऑफ फुल का स्कोर आया 720 आउट ऑफ 720, तो वही स्टूडेंट्स दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने। अगले साल 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 720 आउट ऑफ 720, नीट 2021 की हम बात कर रहे हैं। और इस साल की यदि हम बात करें नीट 2022, इस बार भी हाईएस्ट स्कोर, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ही है 715। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 715 का स्कोर आया है बच्चों। तो आपसे भी हमेशा यही कहा जाता है, तैयारी करें तो कुछ इस तरह की तैयारी करें ताकि आपकी तैयारी को देख करके दूसरे स्टूडेंट्स आपसे इंस्पिरेशन ले सके बच्चों। तो ये था रिजल्ट का, या रिजल्ट से हमें क्या इंस्पिरेशन मिलता है उसके बारे में। अब आता है आज का टॉपिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जैसा कि केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्टिंग में बताया था आपको, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक अभी आपके लिए बना देंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक। आप स्टार्टिंग में ही शॉर्ट ट्रिक देखना चाहें तो स्टार्टिंग में ही सिखा देंगे आपको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को
किस तरीके से यूज किया जाता है। तो पहले तो एक बार स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पार्ट और फिर आपको सिखाते हैं शॉर्ट ट्रिक इसकी कि किस तरह से आपको इसे यूज करना है। सबसे पहले आपको ये समझ में आना होगा बच्चे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की रिक्वायरमेंट ही क्यों है हमें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की रिक्वायरमेंट हमें इसीलिए है, आपको याद हो तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का नेचर कौन सा था, डायामैग्नेटिक इन नेचर, बट प्रैक्टिकली बिहेवियर कौन सा होता है उसका, पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को प्रूव करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, वीबीटी से फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं हुए थे, तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज किया गया। और भी कई एप्लीकेशंस हैं इसके, तो चलिए चालू करते हैं और आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट कुछ फीचर्स देख लीजिए पहले, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट और फिर एक साथ हम समझते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब एटॉमिक कॉम्बिनेशन से एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, लाइए एक पॉइंट को समझाते हैं आपको और उसके बाद थ्योरी को देखते हैं। जैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनमें ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, अपोजिट क्रस्ट से क्रस्ट का ओवरलैपिंग भी हो सकती है, क्रस्ट से ट्रफ का ओवरलैपिंग भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में दो टाइप के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। यदि सेम फेज ओवरलैपिंग है बच्चों, सेम फेज ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या है, बिल्कुल ध्यान से सीखे, यहीं से आपको कोर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट का और फिर एप्लीकेशन पार्ट के लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। यहां से हम बात करें, सबसे फर्स्ट है सेम फेज ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, क्रस्ट से क्रस्ट का ओवरलैपिंग होगा। अभी आगे चल करके हम सीखेंगे सेम फेज ओवरलैपिंग या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का मीनिंग है फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल का और सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल का क्रस्ट से क्रस्ट ट्रफ के साथ ट्रफ की ओवरलैपिंग है, तो देन उस कंडीशन में उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। सेम फेज ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है बीएमओ। BMO means bonding molecular orbital and second one is opposite phase overlapping, अपोजिट फेज ओवरलैपिंग जिसे डेस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। डेस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग जिसमें पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का क्रस्ट होगा तो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होगा बच्चों, ट्रफ होगा। जब क्रस्ट और ट्रफ की ओवरलैपिंग होगी तो उसे कहा जाता है अपोजिट फेज ओवरलैपिंग, और अपोजिट फेज ओवरलैपिंग से जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब इनके फॉर्मेशन को यदि आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो BMO जब फॉर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस, ये हो जाता है बच्चों इंक्रीज। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। अब आप सोचिए कि दो न्यूक्लियस के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस का रिपल्शन कम हो जाएगा, और रिपल्शन डिक्रीज, और रिपल्शन यदि डिक्रीज होता है बच्चों, यदि रिपल्शन डिक्रीज होगा तो देन उस कंडीशन में एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, और या फिर आप कह सकते हैं इसके लिए स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हम सिंपल सा कहना चाहें स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो और इसी के जस्ट अपोजिट आप देखिए, जब ABMO का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस ये हो जाता है बच्चों डिक्रीज हो जाता है। अब आप देखिए कि दो न्यूक्लियस हैं, इन दोनों के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे भी कम हो गए बच्चों, तो देन उस कंडीशन में होगा क्या, इन दोनों का रिपल्शन इंक्रीज होगा। रिपल्शन इंक्रीज, मोर रिपल्शन तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। तो ये है आपका सबसे पहला पॉइंट बच्चों। अब आप देखिए कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, तो हमें ये समझ में आया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है बच्चों। तो BMO और ABMO, BMO मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों में से इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहां पर होगी,
ज़्यादा होगी बीएमओ में। अभी प्रूव भी करके बताते हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो ये है सबसे पहला कोर कॉन्सेप्ट। ये कोर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बीएमओ और एबीएमओ बनेंगे और उसमें रिपल्शन एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट को फिर से देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। एओ एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का मीनिंग क्या है? मोनोसेंट्रिक का मीनिंग है एक न्यूक्लियस होगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। क्यों? क्योंकि दो एटम से मिलकर के बना हुआ है मॉलिक्यूल, तो दो न्यूक्लियस होंगे तो उसे कहा जाएगा पॉलीसेंट्रिक। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस। जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, बीएमओ एंड एंटीबॉन्ड, बीएमओ एंड एबीएमओ। अभी समझा आपको, जिसकी एनर्जी कम थी वो कौन सा था? जिसकी एनर्जी कम थी वो कौन सा था? जिसकी एनर्जी कम थी वो था बच्चों बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी ज्यादा हो गई वो एबीएमओ। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अभी आपको समझाया कि बीएमओ हैज लोअर एनर्जी, और लोअर एनर्जी का रीजन अभी आपको समझाया कि जब बीएमओ का फॉर्मेशन होगा तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कब? जब बीएमओ का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो न्यूक्लियस का रिपल्शन कम हो जाएगा बच्चों, और रिपल्शन कम होते ही एनर्जी भी कम हो जाएगी। जबकि एबीएमओ का जब फॉर्मेशन हुआ बच्चों, एबीएमओ के फॉर्मेशन बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते ही न्यूक्लियस का रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा, और न्यूक्लियस का रिपल्शन इंक्रीज होते ही एनर्जी इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये था बच्चों फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे तो ऑफबो रूल, पॉलिस प्रिंसिपल और हंट्स रूल फॉलो करेंगे, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है बच्चों। चलिए देखिए अब ध्यान से, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हम पढ़ रहे हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसा अभी मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग के अंदर, बिल्कुल सिर्फ उतना सा पार्ट स्ट्रॉन्ग रखिए आप। आगे के देखिए सारे के सारी थ्योरी अभी आपको समझ में आएगी, और उसी से हम जब भी हम पढ़ेंगे घुमा फिरा करके उसी से रिलेट करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ से, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव नियरली सेम एनर्जी, सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, मस्ट ओवरलैप इन मैक्सिमम एक्सटेंट। होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मैक्सिमम एक्सटेंट, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बच्चों, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको बताया था, फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए बच्चों पॉइंट बताया कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, या फिर हमने क्या वर्ड यूज किया था, सेम फेज ओवरलैपिंग। सेम फेज ओवरलैपिंग में देखिए वेव एक्स एंड वेव वाई, पहले का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट, और पहले का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ ही ओवरलैपिंग कर रहा है। तो जब वेव जेड मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको यदि याद हो तो वेव फंक्शन इसे हम साई से डिनोट करते हैं। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन या वेव एम्पलीट्यूड साई 1 है, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन साई 2 है बच्चों। तो साई 1 प्लस साई 2, दोनों क्रस्ट से क्रस्ट की ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों। तो उस कंडीशन में साई इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2। और एक पॉइंट और याद करके देखिए बच्चों, अभी हमने क्या समझा था कि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो हम प्रूव भी तो करके देखें। याद करिए, आपको यदि याद हो तो बच्चों, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, साई ए प्लस साई बी, यही हमने लिख दिया। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है वो तो हमें समझ में आ गया बच्चों, लेकिन साई स्क्वायर को तो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो इधर स्क्वायर करो तो इधर भी स्क्वायर कर लीजिए। तो आप देखिए साई स्क्वायर किसके लिए, बीएमओ, इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर
प्लस ट्वाइस साई ए प्लस साई बी। बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से हमें समझ में आया एक पॉइंट कि इस बार इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखिए बच्चों क्या पॉइंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ इज ट्वाइस साई वन साई टू ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल। किस तरह से? और ध्यान से देखिए, ये था पहला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये था पहला एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके लिए वेव फंक्शन को आपने साई वन से डिनोट किया या साई ए से डिनोट कर लीजिए। यदि हम इसमें इस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होनी कितनी चाहिए? साई वन स्क्वायर। इसमें कितनी होनी चाहिए? साई टू स्क्वायर। यदि मैं आपसे पूछूं टोटल कितनी होगी तो साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर, यही तो होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर होनी चाहिए बच्चों। लेकिन जैसे ही इनके कॉम्बिनेशन से सेम फेज ओवरलैपिंग से बीएमओ का फॉर्मेशन हुआ तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? ट्वाइस साई वन साई टू ज्यादा है। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी अब एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी अब एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा हो चुकी है बच्चों। और आपसे पूछा जाए कितनी ज्यादा है तो ट्वाइस साई वन साई टू ग्रेटर है। कितनी ज्यादा है? ट्वाइस साई वन साई टू। चलिए इसी की तरह देखते हैं हम अपोजिट फेज ओवरलैपिंग। अपोजिट फेज ओवरलैपिंग से किसका फॉर्मेशन होगा? एबीएमओ। इस बार क्रस्ट और ट्रफ की ओवरलैपिंग होगी बच्चों। पहले का क्रस्ट आ गया, दूसरे का ट्रफ आ गया। ये साई वन ले लिया बच्चों या साई ए ले लीजिए, दूसरे का ट्रफ। ये ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रही होगी। एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। इसे साई टू ले लेते हैं बच्चों। अगेन वापस देखिए, जब अपोजिट फेज ओवरलैपिंग है तो साई एबीएमओ, साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी, तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अगेन हमें याद आया कि साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जब साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है लेकिन हमें याद है साई स्क्वायर की तो है बच्चों। अब आप देखिए कि फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा? साई वन स्क्वायर। सेकंड में कितना होगा? साई टू स्क्वायर। यदि मैं टोटल पूछूं आपसे तो कितना हो जाएगा? साई वन प्लस साई टू स्क्वायर। कब? बिफोर ओवरलैपिंग। आफ्टर ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला बना था बीएमओ, दूसरा क्या बना? एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही तो हम देख रहे हैं। अब हमें समझ में आया कि इसकी तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस थी नहीं साई की। हमें क्या करना है? हमें उसका स्क्वायर करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो साई ए स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर माइनस ट्वाइस साई ए साई बी। तो इसका मतलब है कि इस बार एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज होगी? इस बार डिक्रीज होगी ट्वाइस साई ए साई बी मींस ट्वाइस साई वन साई टू डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए बच्चों क्या समझ में आया? एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बीएमओ बना जिसकी एनर्जी कम थी। जिसकी एनर्जी कम थी इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कितनी है? ट्वाइस साई वन साई टू ज्यादा है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एबीएमओ का फॉर्मेशन हुआ। एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हो गई? ट्वाइस साई वन साई टू डिक्रीज हो गई। तो ये है बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां से हमने समझा कि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एबीएमओ के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट्स हमने देख लिया अभी। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फर्स्ट वन इज बीएमओ, सेकंड वन इज एबीएमओ। डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। जितना भी अभी आपने सीखा है उसे समराइज करते हैं और फिर चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। बीएमओ, एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सब्ट्रैक्शन। एडिशन मींस कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। साई ए प्लस साई बी, इधर कितना हो जाएगा? साई ए माइनस साई बी। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। टर्म्स अब समझ में आ रही है। लोअर इन एनर्जी, एनर्जी डिक्रीज होने का रीजन बताया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हायर इन एनर्जी, एनर्जी इंक्रीज होने का रीजन क्या बताया आपको? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वन पॉइंट मिल भी गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इन इंटरन्यूक्लियर रीजन इन एबीएमओ। और इंटरन्यूक्लियर रीजन, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो नोडल प्लेन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते यदि
वो यदि 0 तक पहुंच गई तो हमें नोडल प्लेन भी मिल सकते हैं। और इससे अंदर ध्यान रखिए रिप्रेजेंटेड बाय, इनके रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर आपने स्टार नहीं लगाया है वो हैं सारे बीएमओ, और जिन पर स्टार लगाया है वो सभी हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चों ये था डिफरेंस जो हमने अभी सीखा बच्चों। नेक्स्ट, सिग्मा हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा का फॉर्मेशन होता है, और पाई की हम बात करें कोलैटरल ओवरलैपिंग, जिसे ही आपने साइड वे ओवरलैपिंग भी कहा था। पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट ट्रिक का टाइम आ ही गया है बच्चों, बस 2 मिनट और वेट करें, हम शॉर्ट ट्रिक चालू कर ही रहे हैं। अब जैसा कि अभी आपको समझाया 1s और 1s, इसकी ओवरलैपिंग होगी, 2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, नए भी 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे। जिसकी एनर्जी कम हो गई सिग्मा 1s BMO, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई इंक्रीज हो गई सिग्मा स्टार 1s ABMO। और एग्जाम्पल है H2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरे के पास में भी 1s। जब ओवरलैपिंग हो गई BMO, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s में एक भी नहीं। क्यों? देखो ध्यान से, 1 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। और अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमें भरना है बच्चों इनमें। और जैसा कि आपको याद हो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है, तो एनर्जी डिक्रीज किसकी है? सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s की। जब सिग्मा 1s की एनर्जी कम है बच्चों, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किए, और 2 ही थे ABMO में, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। आगे चल करके बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी पढ़ोगे बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से BMO में कितना इलेक्ट्रॉन है? BMO में निकालना है, हमें ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। BMO में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2। ABMO में कितना? 0 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 1। और अब आप देखिए यहाँ से दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब क्या हो गया? ये डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड होता है तो क्या होता है? अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो क्या होगा? वो डायामैग्नेटिक होगा बच्चों। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, लेकिन आप टॉपिक को छोटा करना चाहें तो आपको बताया कि शॉर्ट ट्रिक अभी बताएंगे। पहला थियोरेटिकल पॉइंट जो आपको स्टार्टिंग में बताया था वो ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट अभी हम चालू कर ही रहे हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? ट्राई करिए बच्चों, क्या आंसर आ रहा है इसका? फास्ट आंसर बताइए, क्या आंसर आना चाहिए इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? आंसर क्या आएगा? एनर्जी ऑफ BMO बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हमें तो पहला ही आंसर सही मिल गया बच्चों, पहला ही आंसर सही मिल गया। सेकंड, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज मोर देन, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल और मोनोसेंट्रिक नहीं, क्या होगा? पॉलीसेंट्रिक। क्यों? क्योंकि इस बार 2 एटम के ओवरलैपिंग से बनेगा। बॉन्डिंग ऑर्बिटल N+L नहीं बच्चों, सिग्मा स्टार बना है। उसी तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन N+L को फॉलो नहीं करेगा, किसमें? BMO ABMO में जब इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। चलिए अब एक बार शेप देख लेते हैं, और शेप के बाद फिर फाइनली हम अब शॉर्ट ट्रिक देख ही लेते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SS ओवरलैपिंग। एस की शेप कौन सी है? स्फेरिकल है बच्चों, एस की शेप स्फेरिकल। सेम फेज ओवरलैपिंग होगी, तो पहला न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस, और जैसा कि आपको समझाया कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो शेप कौन सी हो गई? इसकी शेप हो गई बच्चों ओवल शेप हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो नोडल प्लेन तो इसमें मिलना नहीं है, तो ये हो गया बच्चों सिग्मा 1s हो गया। और जब आउट फेज में मीन्स डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों, तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो डिक्रीज हो गई, तो क्या बन गया बच्चों? नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन का नंबर कितना हो गया? 1। किसमें? सिग्मा स्टार 1s में। ये मिल गया आपको नोडल प्लेन। वापस ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको बताया कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या फिर सेम फेज ओवरलैपिंग की हम बात करें, कंस्ट्रक्टिव या फिर सेम फेज ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव या फिर सेम फेज ओवरलैपिंग की हम बात करें बच्चों, तो इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो नोडल प्लेन हमें नहीं मिलेगा। इसके ठीक अपोजिट डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में
जेस्टर के ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होते ही हमें क्या मिल गया, नोडल प्लेन मिल गया। तो ये सिग्मा 1s हो गया, ये कौन सा हो गया, सिग्मा स्टार 1s हुआ बच्चों। और उसी तरह से 2pz पी के लिए देखिए बच्चों, पी के लिए किस तरह से कौन सी ओवरलैपिंग दिखाई दे रही होगी आपको, ये कोएक्सियल अलोंग दी एक्सेस। जब अलोंग दी एक्सेस ओवरलैपिंग हो रही है, अगेन वापस देखिए बच्चों, क्या बताया था, जब सेम फेज ओवरलैपिंग होगी तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने भी इंक्रीज कर दी बच्चों, क्या बना, सिग्मा 2pz। लेकिन इसके ठीक अपोजिट फेज ओवरलैपिंग, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी बच्चों। डिक्रीज होते ही किसका फॉर्मेशन हो गया, नोडल प्लेन का फॉर्मेशन हो गया। तो नोडल प्लेन का नंबर कितना हो गया इसमें, 1। और लास्ट वन, जब पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, तो आप देखिए इस बार कोलैटरल ओवरलैपिंग, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, एक नोडल प्लेन पहले से आ रहा है बच्चों, एक नोडल प्लेन पहले से आ रहा है। लेकिन जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करना है, तो हमने इसे ज्वाइन कर लिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर लिया। ये नोडल प्लेन पहले से आ रहा था, वही नोडल प्लेन अभी भी है, मीन्स नोडल प्लेन का नंबर कितना होगा, 1, किसमें, पाई 2px और पाई 2py में। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट देखिए, जब अपोजिट फेज ओवरलैपिंग होगी बच्चों, एक नोडल प्लेन पहले से आ रहा था जो बना हुआ है, दूसरा हमने समझा कि जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होते ही एक और नोडल प्लेन बन गया, एक तो पहले से था, एक और आ गया बच्चों। तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, नोडल प्लेन का नंबर कितना हो गया, नोडल प्लेन का नंबर हो गया बच्चों 2। तो ये है आपके सभी की शेप। एंड लास्ट वन, अब आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर लेस देन 14 मोर देन 14। एंड साथ ही चलिए यहीं पर ट्रिक सिखा देते हैं, बहुत देर हो गई, हम ट्रिक का ही वेट कर रहे हैं, अभी तक ट्रिक नहीं आई। चलिए देखते हैं बच्चों, किस तरह से आपको मोर देन 14 लेस देन 14 इनके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाना है, साथ में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के साथ साथ ही पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक किस तरह से देखा जाता है। तो यहाँ से देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कुछ पॉइंट्स जैसा कि हमने बताया, कोर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आगे आपको सब चीज़ें आसान लगेगी। चलिए, एक नंबर लिखा हमने 10 10 12 32 10, 10 10 12 32 10, ओके, हाँ जी, 10 10 12 32 10। सबसे पहले तो ये नंबर याद करना है आपको। देखिए यहाँ से करना क्या है, 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0, 10 10 12 32 10 बच्चों। इस नंबर को हमने लिख लिया। इसके ठीक सामने आपको 2 की टेबल लिखनी है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। 2 की टेबल अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है 2 की टेबल ही याद नहीं होगी, बाकी तो सब याद हो जाएगा। चलिए बच्चों, हमारा काम हो चुका है यहाँ तक। बस इतना सा ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 10 12 32 10 सबसे पहले लिखा, और इसके ठीक सामने आपने 2 की टेबल लिख दी यहाँ से। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम तो ये करना है बच्चों। दूसरा काम आपको करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल इलेक्ट्रॉन। अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रॉन यदि आपके पास में ऑड नंबर में आ रहे हैं, तो ऑड नंबर में आ रहे हैं तो मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। एंड सेकंड वन, यदि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में आ रहे हैं तो मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 एंड 16। यदि 10 और 16 आता है तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। चलिए बच्चों, तो यहाँ से हमने देखा कि सबसे पहले हमने ट्रिक लिख ली, ट्रिक लिखने के बाद में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ऑड नंबर इवन नंबर तो लिख लिए। अब आता है यहाँ से कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, किस तरह से हमें इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम चेक करें, हम जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में हुए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट है आपके पास H2 ले लेते हैं बच्चों, दूसरा है He2, नेक्स्ट Li2, B2, B2 और ले लेते हैं C2, कार्बन के बाद नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इस सभी के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और इसका सभी का पैरामैग्नेटिक और सॉरी इन सभी का हमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर निकालना है। करना है क्या है बच्चों, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए। एक हाइड्रोजन के पास एक है, दो के पास दो गए और 2 के सामने कितना लिखा हुआ है 1, मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चों 1। और 2 कौन सा नंबर है, इवन नंबर या ऑड नंबर, तो 2 इवन नंबर है तो नेचर कौन सा हो जाएगा इसका, डाई मैग्नेटिक इन नेचर। पॉइंट समझ में आ गया होगा। ट्राई वन मोर, एक और ट्राई करके देखते हैं बच्चों। He2 की बात करते हैं। एक हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के पास कितने हो गए 4। एक हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के पास कितने हो गए 4। 4 के सामने कितना लिखा है 0, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 मीन्स मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट वन Li2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। एक लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के सामने लिखा है 1, बॉन्ड ऑर्डर 1। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। यदि इवन नंबर है तो डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 एंड 16। 10 और 16 कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक। और ऑड नंबर है तो कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यूज करना है। Be2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। एक बेरिलियम के पास 4, 2 के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 के सामने 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 मीन्स मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। उसी तरह से B2, एक के पास 5, 2 के पास 10, 10 के सामने 1 लिखा हुआ है तो B2 बॉन्ड ऑर्डर 1। C2 की कैलकुलेट करें। एक के पास 6, 2 के पास 12, 12 के सामने कितना लिखा है 2, 12 के सामने 2, बॉन्ड ऑर्डर 2। N2, एक नाइट्रोजन, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास में कितना हो गया 14, 14 के सामने 3, बॉन्ड ऑर्डर 3। एक ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास कितना हो गया 16, बॉन्ड ऑर्डर 2। फ्लोरीन, एक के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास दोनों के मिला के F2, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 के सामने 1, बॉन्ड ऑर्डर 1। Ne2, एक के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 10 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास कितने हो गए 20, 20 इलेक्ट्रॉन, 20 के सामने 0 मीन्स मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गई होगी ट्रिक कैसे यूज करनी है। अभी और थोड़ा सा ट्रिक थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे अभी, ताकि आपको शायद स्टार्टिंग में जैसे हमने कहा था कि इस ट्रिक को समझने के बाद में आपको विद इन 5 मिनट्स में पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरी तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक पॉइंट पहले समझाया मैंने आपको कि किस तरह से ओवरलैपिंग से बीओमो एबीओ बनते हैं, वो उससे अच्छी तरह से करिए, इस ट्रिक को करिए। और एक पॉइंट अभी और हम समझेंगे, उसके बाद शायद आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अब आता है बच्चों, यदि आपके पास आ गया N2+, अब आ गया आपके पास में N2+, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। N2 के पास 14 थे, +1 का मतलब कितना हुआ, +1 का मतलब हुआ बच्चे 13 इलेक्ट्रॉन। 13 कहाँ आएगा, 13, 12 और 14 के बीच में कहीं आएगा, तो 2 और 3 के बीच का नंबर कौन सा हो जाएगा 2.5। तो इसका मतलब है कि N2 के पास N2 का बॉन्डर कितना आ जाएगा 2.5। एक ट्राई और करके देख लीजिए। O2+ की बात करें बच्चों, O2+ का हमें बॉन्डर चाहिए। O2 के पास कितना था 16, O2+ के पास कितने हुए 15, 15 कहाँ आएगा 14 और 16 के बीच में, तो 3 और 2 के बीच में कितना आएगा 2.5, बॉन्डर कितना हो गया 2.5। तो इस तरह से आप बॉन्डर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ ही पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सबसे पहली ट्रिक। इसके बाद आता है लेस देन 14। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन यदि आपके पास में लेस देन 14 है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बाबा BA बाबा, ट्रिपल बी ट्रिपल ए बाबा, ट्रिपल बी, जहां पर ये जो हमने बी बनाया है ये है आपका सिग्मा PZ, ये है सिग्मा PZ के अंदर जी बी बाबा है क्या बच्चों, B फॉर बॉन्डिंग, A फॉर एंटी बॉन्डिंग। तो क्या याद रखना है, बाबा ट्रिपल A। बी फर्स्ट बी कौन सा है सिग्मा 1s, नेक्स्ट वन A सिग्मा स्टार 1s, नेक्स्ट B सिग्मा 2s, नेक्स्ट वन सिग्मा स्टार 2s। इसी तरह से ये है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। और मॉलिक्यूल के लिए, यदि आप मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो इसे फॉलो कर सकते हैं। किसके लिए बताया मैंने आपको, लेस देन 14 देखना चाहे देखिए यहाँ से, जैसा कि आपको बताया सिग्मा 1s, उसके बाद यहाँ से आप देखिए मैंने ये बनाया बाबा ट्रिपल B ट्रिपल A। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक बार फिर समझा देता हूँ। लेस देन 14 के लिए क्या सिखाया, बाबा
ट्रिपल बी और ट्रिपल ए। सिग्मा 1s फर्स्ट ये आ गया, देखिए यहां से जो बाबा हमने लिखा है, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बाबा ट्रिपल बी और ट्रिपल ए। तो यहां से देखिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हमने अरेंज कर दिया बच्चों। इसके बाद देखिए इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए हमने इन दोनों को साथ में लिखा। इसके बाद सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा है, तो हमने इसे सिग्मा 2pz को अलग से लिख दिया बच्चों। और ट्रिपल ए के अंदर इन दोनों की एनर्जी सेम है, उन दोनों को साथ में रखा। और सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी ज्यादा है, तो इसे हमने अलग से ऊपर लिखा। और यदि आपके पास में मोर देन 14 आता है, तो देन उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगेन बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए और बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। इस बार बस क्या चेंज हुआ है, सिग्मा पी जेड, इस सिग्मा पी जेड की एनर्जी पाई 2px पाई 2py से कम है। बस इतना सा चेंज है बच्चे, बाकी सभी सेम हैं। तो जहां तक मुझे लगता है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारे ट्रिक्स 10 10 12 32 10 पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इवन और वहां से आ गया। एंड लास्ट वन बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बस आपको इतना ही करना है। और उसके बाद में अब इतना सीखने के बाद आप अप्लाई करना सीखिए। चलिए जैसा कि हम बात करें हीलियम He2 के सामने कितना लिखा था, He2 के सामने 4 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल डायग्राम देखना चाहते हैं तो डिटेल देख लीजिए आप। एक हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन। और बाबा की बात करें तो बी ए बाबा, इस पूरे की भी जरूरत नहीं होगी। पहला कौन सा है, सिग्मा 1s, दूसरा कौन सा है, सिग्मा स्टार 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ भर दीजिए, 2 यहाँ भर दीजिए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। आगे तो 0 इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं आए बच्चों। तो यहाँ से देखिए सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप देखिए यहाँ से आपको बार बार इस डायग्राम को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यदि आपको बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए समझ में आता है तो। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 की बात करें, O2 मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन। लिख करके देखते हैं कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा हुआ है। O2 16 इलेक्ट्रॉन, हम बात करते हैं बी ए बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। और जैसा कि आपको पता था इस बार सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है, इसीलिए हमने इसे पहले लिखा है बच्चों। 16 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2 + 2, 2 + 2 4 + 2 6, 6 + 2 8, 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये हो गया 14 15 और 16। तो अब आप देखिए यहाँ से इन दोनों में किसमें, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। यदि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बच्चों, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसका मतलब नेचर कौन सा हो गया, पैरामैग्नेटिक। शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए को यूज कर सकते हैं। ये रहे आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में। तो ये है आपका शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन लिखा है O2 से O2 -1 बनाया है, इलेक्ट्रॉन एडेड, O2 से O2 - बना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन आने वाला या तो इसमें आएगा पाई स्टार 2px में या फिर पाई स्टार 2py में। क्यों, क्योंकि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है वो ऐड कहाँ पर होता है, वो ऐड होता है उसकी वैलेंस शेल में ऐड होता है बच्चों। तो पाई स्टार ऑर्बिटल में ऐड होगा। सही आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आंसर। तो बच्चों यहाँ तक पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा, कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ें कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करना है। तो बहुत सिंपल सा है बच्चों। 10 10 12 32 10 यही बताया आपको, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए आसानी से यूज़ करिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना सिखाई दिया है। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्ड लेंथ आसानी से रिलेशन फाइंड आउट होगा। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं क्या फाइंड आउट करना है, बॉन्ड ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है। एंड फॉर सेम बॉन्ड ऑर्डर यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो देन उस कंडीशन में स्टेबिलिटी is inversely proportional to number of electron in ABMO। ABO में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे
उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान रखिएगा बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। एंड लास्ट वन मेरा मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या ध्यान रखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर डायमैग्नेटिक। ओके, फॉर्मूला हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस एबीएमओ, प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आपको भी शॉर्ट ट्रिक सिखाइए आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4 होमवर्क अभी मैंने पूरे का ही कैलकुलेट करा दिया, आपको खुद कर सकते हैं। प्रैक्टिस खुद करें, सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है बच्चों। फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो या फिर हीलियम हो, सभी के लिए शॉर्ट ट्रिक से आप लोग कर सकते हैं। प्रॉपर मेथड की अब आपको जहां तक मुझे लगता है रिक्वायरमेंट नहीं होगी बच्चों। चलिए कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एक और शॉर्ट ट्रिक है, यदि आप उससे समझ में नहीं आता है तो और एक और आसान है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लिख लीजिए। इसके सामने बॉन्ड ऑर्डर 1 1.5 2 2.5 3 3.2 यहाँ तक तो आपको क्या रखना है, 14 तक तो 3 है। लेफ्ट में जाइए 0.5 डिक्रीज करिए, राइट में जाइए 0.5 को इंक्रीज कर दीजिए, तब भी आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो दो ट्रिक आ गई बच्चे अब आपके पास में, 10 10 12 32 10, और या फिर 14 के सामने 3 लिखिए, लेफ्ट जाइए 0.5 डिक्रीज करिए, राइट जाइए, और यहाँ से भी हम बात करें 0.5 आपको डिक्रीज करना है। सॉरी पहले हमने शायद इंक्रीज बोला, दोनों में ही 0.5 आपको क्या करना है, डिक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा इधर, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा, और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज 0.5 से डिक्रीज। दोनों में से जैसा भी कंफर्टेबल हो आप लोग कर सकते हैं बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 इज शोन बाय, 1.5 किस समय मिलेगा, 1.5 की हम बात करें तो आप देखिए यहाँ से, इनमें से इसे आप कर सकते हैं। नीट 2012 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स, इससे शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें, आपसे पूछा गया है बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आपको कब मिल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 17 या फिर 11, इन दोनों में ही हमें बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल रहा है, 1.5। तो 17 इलेक्ट्रॉन की बात करें, ऑक्सीजन के पास 16 पहले से थे, एक नेगेटिव आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 17। या फिर 10 10 12 32 10 से करिए, तब भी आपका आंसर मैच कर जाएगा बच्चों। और एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, जैसा कि आपको बताया बॉन्ड ऑर्डर 0 मींस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नेगेटिव आ रहा है तब भी क्या करना है, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस नहीं होगा बच्चों। तो ये आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। होमवर्क में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद जहां तक मुझे लगता है डायरेक्टली आंसर दिख रहा होगा, कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर BE2, बॉन्ड ऑर्डर 0 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर ऑलरेडी रिलेशन आपको बता दिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, आज की हमारी ट्रिक। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर नए कंटेंट, नए कॉन्सेप्ट, नई ट्रिक के साथ वापस मिलते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।